तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, और इसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास को बताएंगे। मतलब इस चैप्टर में यूज होने वाला जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स है, सभी बातों को हम अच्छे से आपको बताएंगे, ताकि आपको प्रश्नावली बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर्वांग क्षमता का जितना नियम होता है वो बताएंगे अभी। जैसे कि चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो त्रिभुज होता क्या है वो भी बताएंगे बढ़िया से। बस आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज को समझना। ठीक है, तो देखो, त्रिभुज इंक डाला था क्या रे? तुम लोग इंक डाली थी? नहीं, चलो कोई बात नहीं है। देखो, त्रिभुज जैसे 1 2 3, तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसका नाम देते हैं ए बी सी। तो लिख देंगे क्या? तीन भुजाओं भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कौन सी? बंद आकृति। हाँ, क्या कहलाती है? त्रिभुज। ठीक है, कहलाती है ना। ठीक है, अब एक बात खास बात जानो त्रिभुज के बारे में, लोगों को ऐसे पता भी होगा। त्रिभुज में जो है ना, कै गो भुजा? 1 2 और कै गो? 3 गो भुजा होता है। ठीक है, और त्रिभुज में 1 2 3 गो कोण होता है। ठीक है, और इसमें शीर्ष भी होता है। शीर्ष किसको कहते हैं? देखो, जैसे ये लाइन और ये लाइन आके यहाँ मिला, ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया। ये लाइन आके मिला, त्रिभुज का शीर्ष हो गया। ये लाइन भी मिला यहाँ। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 ठो क्या हो गया त्रिभुज में? शीर्ष। 1 2 3 ठो क्या हो गया? भुजा। 1 2 3 ठो क्या हो गया? मतलब त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, और 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं सर्वांगसम आकृति के बारे में। किसके बारे में? सर्वांग सम। ठीक है, देखो, सर्वांगसम आकृति समझो। जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, और एक त्रिभुज बना देते हैं एकदम इसी के जैसा, इतने बड़ा, ए बी सी। जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4, ये 2 ये 3 ये 4। मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि भुजा भुजा देखो, संगत भुजा आपस में क्या होना चाहिए? धुंधला हो गया है। अभी सही हुआ? देखो, नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रोको वहां। समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब कि इसका संगत भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4। यानी अगर हम इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज के ऊपर में रखे, कोई जगह खाली ना बचे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि एक जैसे वृत्त बनाए, ठीक है, और एक वृत्त बनाए, इस वृत्त को उठा के अगर इस वृत्त में रख दे, अगर ये 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का, और ये भी कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का। अगर इसको उठा के इसके ऊपर में रखा जाए, कोई जगह खाली ना बचे, तो वो क्या कहलाता है? सर्वांगसम आकृति। अब बार बार हम किस, अब जैसे बोर्ड में ऐसा थोड़ी है हम इसको उठा के यहाँ धर पाएंगे। यही डिजिटल बोर्ड रहता तो उठा के हम धर सकते थे ना। चलो चलो धर सकते थे, वो समझने का बेस पे था। लेकिन जब तुम लोग का एग्जाम में आ जाएगा, बोलेगा कि ये बताइए कि ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, तब क्या करेगा? कैंची लेके जाना, काट लेना, इसको भी काट लेना, उठा उसके ऊपर में धरना। ऐसा कर सकते हैं? कटिंग करेगा तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सर्वांगसम आकृति को जानने के लिए इसका जो है सर्वांगसम आकृति का कुछ आरती कहते हैं, सर्वांगसम आकृति का कुछ नियम है, उस नियम को जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग पकड़ लेंगे कि कौन सर्वांगसम आकृति है और कौन नहीं है। समझ में आया? क्योंकि हम लोग काट काट के नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आया? अच्छा, ये देखो, एक वर्ग बना दिए, ठीक है, ए बी सी डी। एग्जाम्पल 1 समझो, ये एग्जाम्पल 2 समझो, ये एग्जाम्पल 3। ठीक है, और एक बना लेते हैं वर्ग सेम टू सेम आकार का, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इनको उठाकर इसके ऊपर में रखा जाए तो कोई जगह खाली ना बचे। जैसे कि नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? देखो, जैसे यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों हाथ सर्वांगसम है या नहीं है? इस हाथ को इस हाथ में रखेंगे, और उसके बाद अगर कोई खाली जगह नहीं बचा, खाली जगह भी नहीं है बच रहा है, अगर खाली जगह नहीं बच रहा है, ये हाथ क्या है? सर्वांगसम आकृति है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो, ये समझ में आ गया तुम लोगों को। अब हम बताते हैं सर्वांग समता का नियम, क्योंकि हम इसको उठा उठा के नहीं धर सकते। हम समझने के बेस पे बोल दिए, तुम भी बोल दिया हाँ हाँ, लेकिन इसका जो नियम है, नियम से आना है। समझा ना? ती समझो, क्या लिखेंगे? सर्वांग समता का नियम। देखो, सर्वांग
समता, ठीक है, सर्वांग समता का नियम, ठीक है। चलिए, अगर ये नियम आप जान गए सर्वांग समता को, मतलब सर्वांग समता का 5 नियम है, पांचों नियम पूरा आसान है, नियम पांचों सीख गए, मतलब चैप्टर का सब सवाल बन गया। बात समझ में आ रहा है? नियम क्लियर, सवाल क्लियर, पूरा आसान रहता है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में ऐसा नहीं कटा कटा के देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम स्थिरता पूर्वक देखिए, पूरा बात समझ में आएगा। चलिए, सर्वांग समता का नियम का फर्स्ट नियम हम लोग देखते हैं, सास का नियम। समझा? सास ने एस से एस बोलेंगे उसको, देखो एस ए एस, मतलब देखो एस से बाबू क्या हो गया पता है? हाँ, एकदम पकड़ लिया तुम बात को। एस से होता है एस आई डी, साइड। ए से ए एन जी एल ई, एंगल, और एंजल ने एंगल, ठीक है। एस से साइड, एस आई डी, साइड। साइड को हम लोग कहते हैं सुशोभित के भाषा में भुजा, ठीक है। एंगल को कहते हैं कोण, और साइड को कहते हैं भुजा। तो भुजा कोण भुजा, समझ में आ रहा है? वही चीज है, भुजा जो ना भुजता घर में, कौन भुजा तुम्हारा भुजा, वही चीज है। तो भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता का फर्स्ट नियम है, समझ में आ रहा है? एस ए एस, अगर भुजा कौन भुजा नहीं समझ में आ रहा है तो कौन भुजा, सास भुजा, एस ए एस भुजा, समझ में आ रहा है? तो समझ में आया, कोई दिक्कत है? सर्वांग समता का फर्स्ट नियम है एस ए एस। अब ये एस ए एस क्या है, देखो दो आकृति मान के चलिए, जैसे एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, नाम देते हैं पी क्यू आर ए बी सी। अब समझो हम क्या बोल रहे हैं, साइड एंगल साइड, समझ में आ रहा है? अगर ये साइड इस त्रिभुज का इस साइड के बराबर हो, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये भी साइड इस साइड के बराबर हो, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज कौन सी, पी क्यू आर, ऐसे ढिहार फाड़ के, इसका क्या नाम है, ए बी सी, और इसके ऊपर में ऐसे सांप लेटा देंगे, कोई दिक्कत है? तो इसको, ये चिन्ह है किसका, सर्वांग समता का क्या है, चिन्ह है, क्या है ये, सर्वांग समता का चिन्ह है। तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एबीसी के, कैसे? तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ऐसा नहीं कि एक साइड यहाँ लिए एंगल वहां ले लेंगे, साइड फिर दूसरा जगह ले लेंगे, ऐसे नहीं, क्रम से लेना है। समझ में आ रहा है? देखो इसमें हम लोग जो है क्या चीज को देख रहे हैं, साइड एंगल साइड। बाकी बात जो रेस्ट बच गया, रेस्ट क्या क्या बचा, एक कोण आर बचा, एक कोण सी बचा, और कोण पी बचा, कोण ए बचा। उसके बाद देखो तो भुजा पी क्यू बचा, भुजा ए सी बचा। तो जब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए ना, तो इसके बाद जो बचा हुआ है ना, वो सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कोण आर जो है ना, कोण आर बराबर हो जाएगा कोण सी के, और ये जो कोण पी है ना, कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ए के। और रेस्ट भुजा क्या क्या है, एगो पी आर है, पी आर भुजा हो जाएगा बराबर, पी आर हो जाएगा ए सी के, और क्या, बस यही था। हाइटो हाइटो एंगल बोलो ना रे, उसके बाद हाइटो भुजा आपस में बराबर हो गया। ये सब जो बराबर होता है इसको कहते हैं सी पी सी टी, क्या कहते हैं, हाँ कुकर वाला सी टी सी पी ना, ये सब ना सी पी सी टी, क्या कहते हैं इसको, ये सब बराबर हुआ किससे रे, सी पी सी टी से। कोरस्पोंडिंग, सी से कोरस्पोंडिंग, पी से पार्ट्स, और फिर ऑफ देना है बीच में, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मीनिंग हुआ कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए, क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, उसका संगत भुजा और संगत कोण अपने आप आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? अभी हम बोले रहे इस साइड के बराबर, ये एंगल के बराबर, इस साइड के बराबर, बस। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गया। लेकिन हाई सब जो कोण आर और कोण पी है, जो कोण आर और कोण पी, कहाँ गया पी रे, ओ सॉरी, कोण आर जो कोण सी के बराबर होगा, और कोण पी कोण ए के, कोण पी कोण ए के, कोण ए कट गया है, हाँ तो देखो कोण ए यहाँ लिख दिया, अब नहीं आया, आया देखो बाबू साहब थोड़ा सा कट रहा था, जैसे कि ये पी आर जो है ना बराबर ए सी, थोड़ा सा ए सी कट रहा था, अभी आ रहा होगा। तो ये जो कोण आर जो है इस कोण सी के बराबर, कोण पी जो है कोण ए के बराबर, और ये जो पी आर है इस ए सी के बराबर हो गया। ये सब जो बराबर होता है ना, इसको कहते हैं सी पी सी टी से। कब होता है सी पी सी टी, तब काम करता है जब दो आकृति आपस में क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। और ये जो चिन्ह दिए हैं ना, हम लिख देते हैं, ये जो चिन्ह है ना, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग समता का, किसका रे, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता, ठीक है। ये चिन्ह है, इसको मतलब हर एक हिसाब में हम लगभग यूज करेंगे। ये जो है ना डबल मार के एगो सांप लेटा था, बस, कोई दिक्कत? तो ये आपका जो है मतलब सर्वांग समता का नियम का फर्स्ट नियम समझ में आया?
चलिए अब सेकंड नियम को करते हैं थोड़ा। अब देखिए सर्वांग समता नियम का दूसरा नियम। तो फर्स्ट नियम आपको समझ में आ गया। फर्स्ट नियम क्या था? एस ए एस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड सर्वांग समता का नियम क्या होता है? ए मतलब एंगल साइड एंगल। ठीक है, चलिए अब देखो दो आकृति बनाते हैं हम लोग, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, अरे समझो ए बी सी, इधर पी क्यू आर, दो त्रिभुज बन गया। अब ये दोनों सर्वांगसम हमको दिखाना है, किसके मदद से रे? ए एस ए के। तो देखो ए एस ए कैसे होगा? एंगल, ऐसे एंगल हुआ ना रे, ऐसे क्या साइड, फिर क्या एंगल, मतलब ये एंगल के बराबर, इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, साइड एंगल, ओ सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आया? हाँ, एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगसम हुआ, किससे हुआ? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, किससे रे? एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। अभी जितना भी सवाल पढ़ेंगे ना 7.1 में, सब में सर्वांगसम करना है। तो वही नियम सब में क्या 7.1 7.2 7.3 तक में भी करना है, 7.4 में थोड़ा सा अलग होगा, बाकी बात सर्वांगसम से सब जुड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम होने के बाद हम क्या बोले? ये एंगल इस एंगल के बराबर बोलो, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब रेस्ट जितना बचा ना वो सब आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे? सीपी सीटी से। रेस्ट कौन कौन बच गया? एक बचा एसी, तो एसी इधर है तो पी आर उधर है ना रे, एसी बराबर क्या हो जाएगा रे? पी आर के। नहीं समझा? फिर इधर ए बी है, इधर है ना, तो पी क्यू है ना इधर, तो ए बी बराबर क्या लिख देंगे? पी क्यू। समझ में आ रहा है? ए बी पी क्यू के बराबर, और ये ए सी पी आर के बराबर। और एक कौन बच गया? कौन एक, कौन ए और कौन, मतलब कौन ए और कौन पी, कौन ए और कौन पी। ये सब सर्वांगसम होने के बाद आपस में बराबर होता है, उसको कहते हैं सीपीसीटी। क्या कहते हैं? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो बाकी उसका जो संगत कोण है, संगत कोण का मतलब समझा? इस साइड वाला तो यही साइड वाला बराबर होगा, उस साइड वाला उस साइड वाला बराबर है। ऊपर में कौन है तो ऊपरे में संगत भुजा इसको कहते हैं। जैसे इस साइड है तो इस साइड, उस साइड है तो उस साइड, संगत कोण का मतलब ऊपर है तो ऊपर, इसे कहते हैं। समझ में आया? तो बस सीपीसीटी से बराबर हो गया। सीपीसीटी से कोई दिक्कत है? अब समझो नेमिंग भी सही करना जरूरी है। अब देखो कोई बच्चा नेमिंग ये कर देगा कि जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, नेमिंग ये ऐसे करेगा, जैसे एबीसी है लिख दिया एबीसी, सर्वांगसम लिख दिया, एबीसी लिखा है ना, इधर से लिखा ना। कोई बच्चा इसको लिखेगा पी आर क्यू, क्या लिखेगा? पी आर क्यू, ऐसा लिख दिया। नेमिंग गलत हो गया। ये देखो नेमिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बोले ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट यानी VVI है, भाभी आई ना VVI। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बताते हैं इंपॉर्टेंट कैसे है। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, ये देखो सटीक लिए नहीं लिए हैं, इस साइड आए हैं फिर उधर गए हैं, इस साइड आए हैं उधर गए हैं, लेकिन इसमें क्या है? इस साइड में लिए और उस साइड से चले गए, तो गलत हो जाएगा। बोलो कैसे गलत हुआ? अब तुम मिला के देखो, ये जो ए बी है ना, ए बी देखो पी क्यू के बराबर है, देखो तो ये ए बी पी क्यू के बराबर हम लिखे हैं, देखो तो। फिर देखो ये बी सी है, बी सी देखो तो क्यू आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, देखो तो बी सी कहाँ गया? अच्छा वो लिखे नहीं है, अच्छा लिखना पड़ेगा ना। बी सी बराबर क्या? अच्छा ये तो देवे ने किया था, बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो है जो ए सी है, ए सी देखो पी आर है, ए सी पी आर के बराबर है कि नहीं? देखो तो ए सी पी आर के बराबर है कि नहीं? इसका मतलब नेमिंग बिल्कुल क्या है? राइट है। समझ में आ रहा है? ऐसे पकड़ते हैं। अब इस पे आते हैं, किस पे? इस पे। अभी जैसे इससे बराबर हुआ ना रे, अगर हम नेमिंग इस टाइप ढंग से किया है तो होना चाहिए सब कुछ बराबर। अब देखो ये जो ए बी है पी आर के बराबर हो, चलो ए बी पी आर के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी किसके होगा? आर क्यू के। बी सी किसके रे? आर क्यू के। और जो है ए सी किसके बराबर हो जाएगा? है जो है पी क्यू के। और जो अच्छा एक चीज ये भी देखो, देखो रे बाबू सब, कौन ए देखो, यहाँ देखो ए है ना, कौन ए कौन पी के बराबर होगा, कौन बी कौन क्यू के बराबर होगा। देखो कौन ए कौन पी के बराबर है, कौन बी कौन क्यू के बराबर है, कौन सी कौन आर के बराबर है। वैसे ही अब इस पे आते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, तब समझ में आएगा। ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू। अब यहाँ देखो नेमिंग के हिसाब से काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कौन ए बराबर कौन
पी, कोण बी बराबर कोण आर और कोण सी बराबर कोण क्यू। अब इसको इससे मिला के देखो, क्या हम नेमिंग गलत किए हैं क्या कि सेम टू सेम मिल गया? क्या ए बी पी आर के बराबर है? ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। नेमिंग गलत तो यहाँ भी गलत। और यही सब चीज तो प्रूफ करने के लिए मिलता है कि दुगो आकृति को सर्वांग करो, उसके बाद प्रूफ करो जैसे कि ए बी बराबर पी आर। बात समझ में आ रहा है? अब गलती नेमिंग कर देगा तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए नेमिंग समझ में आया इसलिए इसको बताए। समझा ना? नेमिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए सी बी लिख रहे हैं तो आप पी आर क्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तब आप सही हैं। समझ में आ रहा है? आप लिखे हैं सी ए बी आर पी क्यू, सही है। ऐसा नहीं कि इधर सी ए बी इधर क्यू पी आर, उल्टा नहीं घूमना है। अगर इधर से घूमे तो उसमें भी उधर से ही घूमिए, तब नेमिंग आपका सही होगा और हिसाब भी तब सही होगा, सटीक बैठेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो नियम हो गया आप लोगों का क्लियर। अब हम देखते हैं तीसरे और तीसरे चौथे पांचवें नियम को। इधर जगह है ना, आ रहा है? अब बहुत जगह है, चलो देख लो तीसरा नियम। देखो तीसरा में देखो, एंगल साइड एंगल, क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल, ओ ये तो पढ़ लिए ना। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ए ए एस, ठीक है। पहला क्या पढ़े? एस ए एस, फिर क्या पढ़े? ए एस ए, अब क्या पढ़ रहे हैं? ए ए एस, ठीक है। चलिए ए एस मतलब ऐसे एंगल ऐसे एंगल ऐसे साइड, एंगल एंगल साइड से मतलब एगो और दो गो त्रिभुज बना दिए, जैसे कि इसका नाम दे दिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए एंगल फिर एंगल तब साइड, फिर एंगल एंगल फिर साइड से ये दोनों आकृति आपस में क्या हो गया? सर्वांग सम। बात समझ में आया? तो क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी ऐसे बराबर देके और सांप लेटा दिया। इस सांप लेटाने का मतलब ऐसा चिन्ह जो है ना, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? किसका सर्वांग सम हो गया? त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। हम बोले तुमको अगर दो आकृति आपस में सर्वांग सम हो जाए, अच्छा ये सर्वांग सम किससे हुआ रे? तो ब्रैकेट में लिख दो एंगल एंगल साइड से, ये लिखेगा तो भी चलेगा, या ऐसे लिख दो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। कोई बच्चा ये लिखे कौन कौन भुजा से, या कौन कौन भुजा सर्वांग समता नियम से, जो लिखिए आप सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतना सुन लिखिएगा वो भी सही है, कोई दिक्कत है? ठीक है। दो आकृति अगर सर्वांग सम हो जाए तो सीपीसीटी क्या बोलता है? दो आकृति सर्वांग सम हो जाए तो संगत भुजा और संगत कोण आपस में अपने आप जादू से बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो जादू क्या हो गया, ये दोनों हो गया सर्वांग सम। जादू क्या होगा? देखो ये जो ए बी है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के। चलो हम वहां से नहीं देखेंगे, हम इसी से तुरंत नेमिंग करते हैं। देखो ए बी है, किसके बराबर होगा? ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। अच्छा ये बी सी है, किसके बराबर होगा? बी सी बराबर क्यू आर, है ना। भाई जो है ए सी है, ये ए सी कोना कोने कोना रे, ए सी बराबर पी आर, कोई दिक्कत है? पी आर कट गया? अरे पी आर नहीं कटना चाहिए। देखो क्या आएगा? ए सी बराबर क्या आ जाएगा? ए सी बराबर पी आर। अभी भी कट रहा है, पी आर आ गया। ये सब जो बराबर हुआ ना, समझा? ये सब जो बराबर हुआ सीपीसीटी से, समझ में आ रहा है? कौन भी बराबर करो ना रे, कौन ए बराबर क्या हो जाएगा? कहाँ रे? कौन पी कोमा कौन बी बराबर कौन क्यू। नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा इधर लिख दे आप कौन सी बराबर, देखो कौन सी बराबर कौन आर आया। आप देखो नेमिंग हम लोग यहाँ से देख के नहीं लिखे, हम लोग कहाँ से देख के लिखे? इससे, है ना। अब तुमसे मिला के भी देख लो, ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू है। बी सी बराबर क्या होगा? है। ए सी बराबर पी आर था ना, तभी आया। कौन ए कौन पी के बराबर, कौन बी कौन क्यू के बराबर है। कौन बी कौन क्यू ना है, फिर कौन सी कौन आर के बराबर है कि नहीं? ये सारा का सारा जो होता है ना, किससे होता है? सीपी सीटी से होता है। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? सीपी सीटी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आपका जो है सेकंड नियम थर्ड नियम हो गया क्लियर। अब देखिए फोर्थ नियम को, ठीक है। फोर्थ नियम क्या है? आर एच एस और उसके बाद एस एस एस। अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो ये दूसरा में पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग मत समझ रहा है। कोई बच्चा इसको पहले पढ़ लेगा, इसको बाद में पढ़ लेगा, उसको कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब देखो दो को नियम और पढ़ेंगे। क्या क्या? इसको मिटा दें, समझ में आ गया होगा। चलो मिटाने से पहले आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसे मोबाइल में। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिए,
इनको जो है अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। जितने भी बात को हम पढ़ा रहे हैं ना, सारे के सारे बात को कॉपी में नोट करते जाना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और ये वीडियो को अच्छे से देख लेने के बाद जब आप प्रश्नावली बनाइएगा तब देखिएगा आपको कितना मजा आने वाला है। मतलब आपको कोई भी सवाल में रत्ती भर दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है ना? चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब 2 नियम को और पढ़ते हैं। रोको थोड़ा सा। तो देखिए अब सर्वांग समता नियम का चौथा नियम, SSS सर्वांग समता नियम। क्या लिखेंगे? SSS सर्वांग समता नियम। ऐसे समझो रे, पूरा आसान है। जैसे एक त्रिभुज बना दिए और एक त्रिभुज और बना दिए इधर, ठीक है। इसका नाम दे दिए ABC, इसका नाम PQR। यहाँ क्या बोल रहा है? साइड 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 है ना, इस साइड के बराबर इस साइड, इस साइड के बराबर इस साइड, इस साइड के बराबर साइड 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 साइड। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तो क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। और जितना भी हिसाब को पढ़ेंगे सब में वही सिस्टम है। सब में बोलेगा क्या कि इस त्रिभुज को उस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाइए। और CPCT से जो बराबर नहीं कर रहे हैं अभी, वो करने बोलेगा। अभी जितना तुमको दर्द महसूस हो रहा है, ये वीडियो देखना पड़ रहा है, लंबा लॉन्ग टाइप का वीडियो बन रहा है, ये दर्द जो है तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। कल के लिए जो वीडियो बनेगा, कल परसों जो भी पढ़ाएंगे हम, मतलब प्रश्नावली में तुमको एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। समझा? अच्छा, ये दोनों सर्वांग सम हो गया। तो बताओ ये जो AB है, इस AB बराबर PQ, जो BC है, BC बराबर क्या हो जाएगा? QR। AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर PR। और यहाँ लिख दो 7 7 7, ठीक है, से लिख देते हैं, सर्वांग समता नियम से भी लिख सकते थे। बताओ कोण A बराबर क्या हो जाएगा? P। और कोण B बराबर Q। कोण C बराबर, बस कोई दिक्कत है? कोण C बराबर कोण R। ये जितना भी बराबर हुआ ना, किससे? CPCT से। और CPCT कहता है क्या? पहले आप जो है ना दुगो त्रिभुज को सर्वांग सम कीजिए, उसके बाद इसका जो अन्य जितना बच गया ना, संगत कोण संगत भुजा आपस में, तीन को कोण बचा और 3 को नहीं, 2 कोण बचा और 2 भुजा बचता है, क्योंकि 2 करके लेते हैं ना। ये जितना भी बचे सर्वांग सम होने के बाद जितना रेस्ट बचता है, बाकी बात सब आपस में, हाँ, भुजा भुजा भुजा। अच्छा, भुजा 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 लिए थे तो ये तो मान के चलिए तो पहले से बराबर था। तो ये तीनों कोण आपस में बराबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आपको बताए हैं समझाने के लिए, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब जो 5वां नियम को पढ़ते हैं। 5वां नियम भी पूरा आसान है, RHS सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम। एक और रिकैप करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा नियम पढ़ लिए। क्या पढ़े? ए, अच्छा SAS पढ़े पहले, SAS। सेकंड में क्या पढ़े? ASA। फिर क्या पढ़े? AAS। फिर क्या पढ़े? SSS। 4 नियम क्लियर। और ये 5वां नियम क्या पढ़ रहे हैं? RHS। अगर आपको ये नियम क्लियर, हिसाब क्लियर, प्रश्नावली क्लियर, ठीक है? ठीक है ना? चलो RHS, ऐसा नहीं बिंदु नहीं देना बीच में, बिंदु देगा ना तो ये हो गया क्या? राइट हैंड साइड। बीच में ये भिंडा भिंडी नहीं मारना है। सर्वांग नियम से क्या होगा? देखो, R से क्या होता है बच्चों? समझो, राइट एंगल, RIGHT, राइट ANGL एंगल। वीडियो में कोई तरह का थी ना हो रहा है, ब्लीचिंग ना है। चलो, H हाइपो, HYPO हाइपो। 10 क्लास में पढ़ता है तो लिख दो 10। कुछ तो यूज करता होगा, लिख देंगे USC यूज, हाइपोटेन यूज। ऐसे साइड। देखो राइट एंगल का हिंदी होता है, हिंदी क्या होता है? समकोण। और हाइपोटेनियस का होता है कर्ण। और साइड का मतलब भुजा। मतलब दूगो त्रिभुज में दोनों समकोण, एगो कर्ण एगो भुजा आपस में बराबर, तो वो RHS से कौन सी हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे कि आकृति लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो बाबू सब समझो रे, नुनू सब, नुनुआ सब समझो। ABC PQR वीडियो पे आया है। इधर समकोण बनता है, हमेशा याद रख लो। यहाँ क्या बनता है? तो फर्स्ट में राइट एंगल वाला बात है, बात क्लियर हो गया। राइट एंगल, और राइट एंगल के आगे में, जस्ट आगे में क्या होता है पता है? उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण के सामने में जो रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? कर्ण। ये जो AC है, अगर इस PR के बराबर है और ये समकोण इस समकोण के बराबर है, तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस आ गया। एक चीज बचा क्या? साइड। कोई सा साइड, चाहे ये BC बराबर QR हो जाए या AB बराबर PQ हो जाए, मतलब दोनों में से एक तो साइड बराबर हो जाए, तो RHS सर्वांग समता नियम से दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। किससे क्या करेगा बोलो? BC बराबर QR ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC बराबर क्या ले लिए? QR। तुम क्या बताओ? देखो ये R हो गया, इस पे भी R हो गया, ये H हो गया, ये भी H हो गया, और ये S हो गया।
तो ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज क्या लिख देंगे, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर किससे रे, किससे रे, तो आर एच एस, देखो इधर लिख देते हैं किससे, आर एच एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये दोनों आकृति आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल इस राइट एंगल के बराबर, ये साइड, अच्छा ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण इस कर्ण के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर, तो आर एच एस से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने के बाद सीपीसीटी क्या कहता है कि संगत कोण संगत भुज आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये ए बी जो है, मतलब देखो ये कोण बी, तो ये ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू, और ये तो बराबर देवे किया था, और ये भी बराबर देवे किया है, खाली कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर, कोण सी बराबर क्या लिख देंगे रे, कोण आर, और कोण ए बराबर क्या लिख देंगे, कोण ए बराबर, वीडियो पे देखो रे, कोण पी आया है, तो किससे रे, सी पी सी टी से। तो आपका ये 5वां नियम ही हो गया क्लियर। अब जो है आपको 3 पॉइंट को बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा समाप्त। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से हम आपको जो है प्रश्नावली बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अभी मिलेंगे, मतलब अभी जस्ट बनाएंगे इसको, मतलब इससे आगे वाला पॉइंट्स को। ठीक है, करिए जल्दी। अब देखिए आपका जो है सर्वांग समता का नियम जो है, 5 नियम हो गया क्या क्लियर, समझ में आ गया। कौन कौन सा नियम था सर्वांग समता का, एस ए एस, फिर ए एस ए, फिर ए एस 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 एस, आर एच एस, ये 5 नियम हम लोग पढ़ लिए बढ़िया से। अब जो है कुछ 3 पॉइंट्स को बताते हैं, उसके बाद आपका जो है 7वां अध्याय का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको सभी बातें जो है अच्छे से समझ में आएंगे, चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है शोभित, स्टार्ट करें। चलो, जैसे कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, बात को समझो। बड़ी भुजा मान के चलिए, ये जो बीसी है ना, बीसी ए बी से भी बड़ी है, और किससे बड़ी है, ए सी से भी बड़ी है। ठीक है, अगर ये बड़ी भुजा, यहाँ क्या बोला, बड़ी भुजा सामने वाला कोण, अरे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये भुजा बड़ा है ना, इसका सामने में जो कोण बन रहा है, इसका सामने में कोण बन रहा है, ये कोण बराबर बड़ा होगा किससे, इस कोण से और इस कोण से, यानी कोण ए जो है ना बड़का होगा किससे रे, कोण बी से। कोण ए बड़का होगा किससे रे, कोण सी से भी। ये कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। मतलब अगर बड़ी भुजा है, उसका सामने वाला कोण भी बड़का होगा। कोण को कौन से तुलना करेंगे, चलिए अब यहाँ स्टार्ट अगला में, अगला सेम उसी से जुड़ा हुआ है। बड़े कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है। देखो बड़का कोण, देखो भुजा के, बड़का भुजा के सामने वाला बड़का कोण बड़ा, मतलब उसका सामने वाला कोण बड़ा हो गया। अभी अगर ये कोण बड़का है, जिसका सामने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, बड़का हो जाएगा। ये भुजा किससे बड़का होगा रे, ए बी से, मतलब बड़का होगा कौन, बी सी, बड़का होगा किससे रे, ए बी से। अच्छा, और बी सी बड़का होगा किससे रे, ए सी से भी। बात समझ में आया, बी सी बड़का हो गया ए बी से भी और ए सी से भी। क्यों, क्योंकि देखो बड़ा कोण ये है, बड़ा कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बड़का होता है। किससे होता है, इससे और इससे। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब लास्ट टॉपिक क्या है, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। 2 भुजाओं का योग, तुम देखो अगर ये 2 भुजा ले लिए, 4 2 कितना, 2 और 4, बताओ तीसरी भुजा कितना है, 3। क्या इससे बड़ी है कि नहीं है, बोलो, 4 2 6, क्या 3 से बड़का नहीं है। अगर हम लेंगे 3 4, क्या लेंगे, कोण 3, देखो 3 प्लस 4, तो ये बड़का होगा किससे, बताओ तो, 4 3 7, किससे रे, 2 से। तुम देख रहे हैं ना कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो योग होता है ना, तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। बात क्या है, एकदम सटीक है, कोई दिक्कत है। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है अध्याय जो है 7 का, यानी त्रिभुज का इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से बता दिया है। अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक स्थिरता पूर्वक होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और जितने भी बात हम पढ़ाए हैं सबको आप कॉपी में नोट कर ले। अब जो हम प्रश्नावली आपको बताएंगे तब देखिएगा कितने अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।